आज हम एसएससी से होने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए जीव विज्ञान की सीरीज लेके आए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटिकल्चर को किस रूप में जाना जाता है? अंगूर की खेती को। देखिए, अंगूर की खेती, विटिकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, मछली पालन, पीसीकल्चर, सब्जी की खेती, ओलेरीकल्चर, फलों की खेती, पोमोलॉजी, फूलों की खेती, फ्लोरीकल्चर और फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर और फलों और सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर से संबंधित है तो कौन से संबंधित है? यह रेशम कीट पालन। विटिकल्चर को संदर्भित करता है तो विटिकल्चर को संदर्भित कर कौन? अंगूर की खेती। देखिए, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों के पालन और रखरखाव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये एपीकल्चर कहलाता है। रेशम की रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिनोलॉजी। यहाँ विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। फिनोलॉजी, इसके अंतर्गत पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी, इसके अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन सा विज्ञान है? एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है। पालियोबॉटनी, पुराने पेड़ों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का अध्ययन है। एंथिकोलॉजी, पौधों में परागकण का अध्ययन है। पौधों में विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो ये वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जीव जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं, प्राणी विज्ञान और जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, और वनस्पति या पादप विज्ञान जिसमें पौधों के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का मनुष्य और पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ में संबंधों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, ये पशु व्यवहार का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी संबंधित है हमारा पक्षियों के अध्ययन से। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन है। और इथियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं ओलोरीकल्चर। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, उसे ओलोरीकल्चर कहते हैं। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो किसके अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित होती है, साइटोलॉजी कहलाती है। रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है।
और बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हर्मेटोलॉजी कहा जाता है। भावना सहित मस्तिष्क के मानसिक संकायों के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। तो ये ऑप्शन नंबर सी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या है? मानव आबादी में स्वास्थ्य परिणामों और बीमारियों के नियंत्रण करने का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन होता है। ऑन्टोलॉजी प्राकृतिक और अस्तित्व के संबंध का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है हमारा। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी कवक विज्ञान। तो कवक विज्ञान कवक प्रजाति का विज्ञान है। इसमें जैव रासायनिक विशेषताओं, आनुवंशिक विशेषताओं, मानव कल्याण और आयुर्विज्ञान हेतु अनुसंधान किए जाते हैं। कवक पर्णहरिम रहित होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता। ये परजीवी और मृत्युजीवी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा जन्म करते हैं। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यकृत। हेपेटोलॉजी किसको कहा जाएगा? यकृत को कहा जाएगा। हेपेटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है जिसमें यकृत, लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर, पित्त के पेड़, बिलियरी और अग्न्याशय के साथ साथ अन्य विकारों के प्रबंधन का अध्ययन शामिल है। हालांकि इसे परंपरागत रूप में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का एक उपविशेषता माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर्द्र एवं नम वातावरण उत्पन्न होने वाले कई मोसेस काई जो होते हैं, इसे मोसेस कहते हैं। जैसे प्राचीन पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी होता है काष्ठीय पौधों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन होता है। एथोलॉजी मनुष्य और जंतुओं के व्यवहारिकता से संबंधित अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से है, जबकि पोमोलॉजी में फलों और बीजों का अध्ययन, क्रेमेटिक्स में धन और संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन और क्रायोनोलॉजी में मानव खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी किस का विज्ञान है? तो ये है मिट्टी का, मृदा का। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों और उर्वरकता का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत, संरचना, और इसमें हम पहले पढ़ेंगे जंतु कोशिका। इसके फर्स्ट में तो क्या है? एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं के रूप में नियमित किया गया है। तो किसको? ये यूकैरियोटिक कोशिका को। जीवों की कोशिकाओं को के प्रकार के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक। वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से झिल्ली के अंदर केंद्रक युक्त होती हैं इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, जैसे मानव कोशिकाएं। वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से केंद्रक रहित होती हैं वे प्रीकैरियोटिक कोशिकाएं कहती हैं, जैसे जीवाणु, आर्किया। विशालकाय प्राणियों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो ये अरबों। विशालकाय प्राणियों में लगभग अरबों कोशिकाएं होती हैं। कोशिका सजीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक हर्बर्ट हुक ने 1665 में किया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलिसेटिकम की है और सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका के अध्ययन
के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। इसका डिस्क्रिप्शन व्याख्या देखते हैं क्या है। समसूत्री कोशिका विभाजन में दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन, दूसरे चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं की आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा है, किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा है, जॉर्ज ई पलाडे। कोशिका विज्ञानी जॉर्ज ई पलाडे ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की। गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कुंड। गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली की घिरी थैलियां कुंड नाम से जानी जाती हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव्य से संविष्ट कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर स्रावण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल या आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है। तो कब होता है? ये कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रों के बीच में फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। एक यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेसिस। एक यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य का संतति कोशिका में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए। एंटोन वॉक ल्यूवेनहॉक ने एक एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। तो ये कही थी 1674 में। एंटोन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। उन्होंने उन्नत माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार तालाब के पानी में शैवाल स्पाइरोगाइरा में मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखा, जबकि 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक ने द्वारा लिखित पुस्तक सीक्रेट ऑफ नेचर है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सूत्रकणिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिका के सूत्रकणिका का भाग पोषण तत्व के ऊर्जा के परिवर्तित करता है। कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह कार्यकी सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है? तो ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी शाखित कोशिका है। यह शरीर के बाहर व अंदर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और आवेशों के माध्यम से एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका के अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाते हैं। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो हमारा सही कथन क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कोशिका झिल्ली
मुख्यतः लिपिड प्रोटीन की बनी है। इसमें मुख्यतः लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों से व्यवस्थित होता है। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप में पारगम्य होती है, पहला ऑप्शन। और दूसरा क्या है हमारा? पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर सही हुआ केवल ए, झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में कथन ए सत्य है, क्योंकि जीवद्रव झिल्ली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कोशिका जिन्हें न्यूरीलिग्मा कोशिका भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य गिलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, श्वान कोशिकाएं जिन्हें न्यूरीलिग्मा कोशिकाएं भी कहते हैं। पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। जॉर्ज पैलेड ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम का सर्वप्रथम देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियों बना सकता है? तो ये बना सकता है हमारा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका स्वयं के प्रतियां बना सकता है। सूत्रकणिका कोई अधात्री में एक वृत्ताकार डीएनए अणु एवं कुछ आरएनए राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राडोल्फ लुडविग कार्ले विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 1855 में। राडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने 1855 में अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुला को प्रतिपादित किया, जो कि कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली का बना होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये प्रीकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पदार्थ केंद्रक झिल्ली का बना होता है प्रीकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रक कला का अभाव रहता है। साथ ही इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, तारक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। ये नीले शैवाल और जीवाणुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, गाल की कोशिका का प्रमुख केंद्रक वाली पशु कोशिका है। इसकी कोशिका भित्ति एवं बड़ी रिक्तिका नहीं होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि सेलुलर अंग पाए जाते हैं। प्याज की कोशिका एक पादप कोशिका है, जिसमें कोशिका भित्ति और एक बड़ी रिक्तिका होती है। यूकेरियोटिक कोशिका एक प्रकार की कोशिका है जो जानवरों, पौधों, कवक और मनुष्यों के निर्माण करती है, जो कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। ई गोर्टर एफ ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा लिपिड की सतह के क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को
घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 1925 में बोटर और एफ गेंडल ने वसा लिपिड के सतह के नीचे जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा 2 परतों वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रों में लाल रंग के लिए किस जैविक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सैफरनिन का। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए सैफरनिन जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। उस कोशिका की पहचान कर जो अमीबी आकार की होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, श्वेत रक्त कोशिका। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC है, कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। गौरतलब है कि WBC एक कोशिका है, जबकि अकेशिक अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की। तो किसकी कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और श्वान ने किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है? तो ये थे पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग पुरकिंजे ने 1839 में किया। प्रोटोप्लाज्म कोशिका की जीवित सामग्री है। यह मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं की बनी होती है। इनमें अकार्बनिक लवण और पानी के अणु पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्धांत दिया कि वसा अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचालन को सक्षम बनाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारे हैं, द्रव मोजेक मॉडल। कोशिका झिल्ली की उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल मोजेक नमूना फ्लूइड मोसिक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड को अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फोस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। इस झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ी दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसके कभी कभी कोशिका के केंद्रीय इकाई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री धारण करते हैं। केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिकाओं के पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। यह दोहरी कोशिका यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिससे आनुवंशिक पदार्थ DNA में पाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता की जानकारी ले जाता है। अवस्थाओं और विभाजन के समय केंद्रक के स्थान गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिक में DNA और कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। मनुष्य के एक कोशिका लगभग 2 मीटर लंबा DNA सूत्र 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ी में बिखरा होता है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। सूत्र कणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति है। सूत्र कणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन लेयर संरचना होती है, जिसकी बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली एक अवकाशिका
के दो स्पष्ट जलीय कक्षों और बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः अनुपस्थित होती है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है क्योंकि जीवाणु मनोरा के सदस्य हैं जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के केवल बाहरी झिल्ली को हटा देने पर संरचना दिखाई पड़ती है, इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अब देखिए उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रीकैरियोटिक अद्वितीय रूप से पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी मीजोसोम। प्रीकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं जो विशेषता उसके कोशिका झिल्ली की एक विशिष्ट अभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली आवर्तलन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कोश की जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए ऑप्शन शैवाल, क्लोरोफिल, सरल, थायलाएड, स्वपोषी, मुख्यतः जलीय, अलवणीय और समुद्री दोनों में पाए जाते हैं। शैवाल के माप व आकार बहुत भिन्नता होती है। ये कोलोनियल जैसे वॉलबॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा तक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है अब शैवाल नहीं, इन्हें मनोरा जगत में रखा जाता है। पादप जगत में शैवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं जो सभी बहुकोशिकीय हैं। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रक झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पूर्णतः अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः अनुपस्थित होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसके कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली में परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अमीबा। अमीबा एक यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है जो मुख्य रूप से समुद्र और जलीय आवासों में रहता है। यह अपना भोजन हेलोजोइक पोषण की विधि द्वारा प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण में जीव समग्र रूप से ठोस और तरल भोजन लेते हैं और इस शरीर के अंदर पचाते हैं। कोशिका में पदार्थों के आंतरीकरण को एंडोसाइटोसिस के रूप में जाना जाता है। अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया में सहायता के लिए यूडोस्पोडिया का उपयोग करता है, जिसके द्वारा वह अपने भोजन का सेवन करता है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक उपस्थित होते हैं। श्वेत रक्त कणिका जैसे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जैसी कोशिकाएं अमीबीय गति देखती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। रक्षक कोशिकाएं पत्तियों, तनों और अन्य अंगों में एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं जो मुख्यतः गैसीय विनिमय करती हैं।